ओके, अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा। मैंने आपको पिक्चर्स में इसकी जो है टाइप्स दिखा दी थी ना, क्लासिफिकेशन जो हमने पढ़ी थी उसमें हमने देखा कि अगर ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स बना रहा है तो वो ट्यूब्यूलर कार्सिनोमा इसको कहेंगे। अगर वो जो है वो म्यूसिनस जो है प्रोडक्शन है तो नॉन म्यूसिनस कार्सिनोमा कहेंगे। अगर मेडुलरी पैटर्न शो कर रहा है तो मेडुलरी कार्सिनोमा कहते हैं, और अगर इन्फ्लेमेशन शो कर रहा है तो इन्फ्लेमेटरी कार्सिनोमा इसको कहते हैं। ठीक है, इसको बुक से रीड कर लेते हैं कि इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा जो होता है ना, ये हमेशा हमें जो है हमें ग्रॉस एग्जामिनेशन पे इन द फॉर्म ऑफ मैस प्रेजेंट करता है। ठीक है, इसके अलावा मेमोग्राफी पे भी हमें नज़र आता है। ठीक है, हमने कहा था कि डक्टल कार्सिनोमा इन साइटू जो है वो हमें ग्रॉस पे हमें मैस नहीं मिलता हो, हमेशा हमें जो है मेमोग्राफी करवानी पड़ती है और उसमें हमें कैल्सिफिकेशन नज़र आती हैं। अब इसमें क्या होता है कि ये इन्वेसिव कार्सिनोमा जो है डक्ट लाइक स्ट्रक्चर्स बनाता है, इसलिए हम इसको इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा कहते हैं। और इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इन्वेसिव कार्सिनोमा इन द ब्रेस्ट। ठीक है, ग्रेटर दैन 80% ऑफ केसेस होता है, ज़्यादातर हमें यही नज़र आता है। और प्रेजेंट एज अ मैस। ठीक है, फिजिकल एग्जाम पे हमें मैस मिलेगा और मेमोग्राफी पे भी हमें नज़र आएगा। ठीक है, अब जो हमें क्लिनिकली डिटेक्टेड मैसेज होते हैं जो हमें ग्रॉस पे नज़र आते हैं, ब्रेस्ट को जो है पल्पेट करने पे नज़र आते हैं ना, वो ग्रेटर देन अगर उनका साइज़ 2 सेंटीमीटर हो ना, वो तब होता है। लेकिन जो मेमोग्राफी जब हम करवाएं तो अगर उस कार्सिनोमा का साइज़ लेस देन 1 सेंटीमीटर होगा ना, तो वो हमें नज़र आ जाएंगे। मीन्स कि अगर 2 सेंटीमीटर का कार्सिनोमा है तो वो हमें वैसे भी पल्पेट करने पे नज़र आ जाएगा, और अगर उसका साइज़ लेस देन 2 सेंटीमीटर होगा तो फिर वो मेमोग्राफी पे नज़र आएगा। ठीक है, देन बायोप्सी क्या शो करती है, डक्ट लाइक स्ट्रक्चर शो करवाती है और उसमें बहुत ज़्यादा ना डेस्मोप्लास्टिक स्ट्रोमा होता है। ठीक है, और इसकी जो सब टाइप्स हैं वो आगे उसने बताई हुई हैं कि एक तो होती है हमारे पास ट्यूब्यूलर कार्सिनोमा। ट्यूब्यूलर कार्सिनोमा में अब क्या होगा कि वेल डिफरेंशिएटेड इसमें ट्यूब्यूल्स फॉर्मेशन हुई होगी, वेल डिफरेंशिएटेड होंगे, हमें ट्यूब्यूल्स नज़र आ रही होंगी। ठीक है, और उनमें मायोएपिथेलियल सेल्स नहीं होते। जो आउटर लेयर हमने कही थी कि ट्यूब्यूल्स की एक आउटर लेयर होती है, तो वो वाली जो है इसमें एब्सेंट होगी, और इसका जो है ना वो अच्छा प्रोग्नोसिस होता है। अच्छा प्रोग्नोसिस क्यों होता है? क्योंकि ये वेल डिफरेंशिएटेड ट्यूब्यूल्स फॉर्मेशन हो रही है, हमें नज़र आ रहा है कि वहाँ पे ट्यूब्यूल्स फॉर्मेशन है। अगर तो वो पुअरली डिफरेंशिएटेड होता, हमें पता ही नहीं चलता कि कौन सा स्ट्रक्चर बन रहा है, देन उसका पुअर प्रोग्नोसिस होना था। तो अब हमें ट्यूब्यूलर में क्या नज़र आता है, हमें वेल डिफरेंशिएटेड ट्यूब्यूल्स नज़र आ रही होती हैं, तो इसलिए इसका ना अच्छा प्रोग्नोसिस होता है। ठीक है, देन म्यूसिनस कार्सिनोमा है। म्यूसिनस कार्सिनोमा में क्या होगा कि अबंडेंट एक्स्ट्रा सेलुलर म्यूसिन होगा। ठीक है, और जो ट्यूमर सेल्स हैं उसमें फ्लोट कर रहे होंगे म्यूकस पूल में। ठीक है, इसकी पिक्चर जो है वो नीचे दी हुई है, ये देखें। ये हमारे पास इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा दिखाया हुआ है। ठीक है, उसकी ट्यूब्यूलर टाइप दिखाई हुई है, ये देखें, ये ट्यूब्यूल्स बने हुए हैं, ये भी ट्यूब्यूल्स बने हुए हैं, ये देखिए वेल डिफरेंशिएटेड ट्यूब्यूल्स बने हुए हैं। ये म्यूसिनस कार्सिनोमा दिखाया हुआ है, ये देखें, ये म्यूसिनस सेल्स पड़े हुए हैं और ये जो है वो फ्लोट कर रहे हैं इन द म्यूसन। ठीक है, जो हमारे पास मेडुलरी कार्सिनोमा होता है ना, सॉरी, जो म्यूसिनस कार्सिनोमा होता है ना, वो ओल्डर वुमेन में ज़्यादा होता है। ठीक है, 70 ईयर्स की, और इसका भी जो है वो गुड प्रोग्नोसिस होता है क्योंकि हमें नज़र आ रहा होता है कि म्यूसिन प्रोडक्शन हो रही है और सेल्स जो हैं फ्रीली फ्लोट कर रहे हैं इन द म्यूसिन पूल। ठीक है, जो मेडुलरी कार्सिनोमा होता है ना, इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय लार्ज हाई ग्रेड सेल्स ग्रोइंग इन शीट्स विद एसोसिएटेड लिम्फोसाइट्स एंड प्लाज्मा सेल्स, और ये जो है हमारे पास मिमिक करता है फाइब्रोएडिनोमा की तरह। ठीक है, फाइब्रोएडिनोमा हमने कहा था वेल सर्कमस्क्राइब होता है, मोबाइल होता है, तो ये भी उस जैसा होता है। ठीक है, और इसका भी जो है ना वो गुड प्रोग्नोसिस होता है, और ये जो है बरका वन जो कैरियर होते हैं ना, बरसा वन या बरका वन जो भी आप कह रहे हैं, उनमें इसका इंसिडेंस ज़्यादा होता है। देन जो लास्ट है हमारे पास वो है इन्फ्लेमेटरी कार्सिनोमा। इन्फ्लेमेटरी कार्सिनोमा क्या होता है कि इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय कार्सिनोमा, जो हमारे पास डर्मल लिम्फेटिक्स होते हैं ना, ये उसमें होता है। ठीक है, और ये हमें कैसे प्रेजेंट करता है, हमें जो ब्रेस्ट है ना वो स्वोलन नज़र आती है, इन्फ्लेम नज़र आती है। ठीक है, जैसे कि हमने देखी थी एक्यूट मस्टाइटिस में। ठीक है, तो हम इसको ना उससे कंफ्यूज कर देते हैं। अगर पेशेंट हमारे पास आता है, उसकी ब्रेस्ट जो है वो स्वोलन है, इन्फ्लेम्ड है, तो हम उसको एक्यूट मस्टाइटिस समझ लेते हैं। ठीक है, तो अगर कोई पेशेंट ऐसा आता है ना जिसकी ब्रेस्ट जो है वो इन्फ्लेम है, स्वोलन है, तो आपने उसको ये भी देख लेना है कि उसको कोई इन्फ्लेमेटरी कार्सिनोमा तो नहीं है। ठीक है, और ये जो है ना बहुत ख़तरनाक होता है, पुअर प्रोग्नोसिस होता है इसका, पुअर प्रोग्नोसिस, ये याद रखना है। ठीक है, इसकी पिक्चर आप देख लें। ओके, ये देखें, ये हमें इन्फ्लेमेटरी कार्सिनोमा दिखाया हुआ है। इसमें देखें ब्रेस्ट जो है ना वो कैसे
हुई है, स्वोलन हुई हुई है और इन्फ्लेमेशन हुई हुई है, रेड हुई हुई है, जैसे हमें एक्यूट मास्टाइटिस में नज़र आती है, ठीक है। और ये माइक्रोस्कोपी पे देखें हमें ना तो इसमें कोई वेल डिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर नज़र ही नहीं आ रहा, पोरली डिफरेंशिएटेड है, ना हमें कोई स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ना ट्यूब्यूल्स नज़र आ रही हैं, ना हमें म्यूसिन कहीं नज़र आ रहा है। तो ये पोरली डिफरेंशिएटेड होता है और इसका पोर प्रोग्नोसिस होता है। ओके जी, नेक्स्ट हमने पढ़ना है लोब्यूलर कार्सिनोमा। लोब्यूलर कार्सिनोमा इन साइटो भी होता है और इन्वेसिव भी होता है। पीछे हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि डक्टल कार्सिनोमा, हमने पढ़ा डक्टल कार्सिनोमा इन साइटो पढ़ा, डक्टल कार्सिनोमा जो है इन्वेसिव पढ़ा, ठीक है। इन साइटो वाले का हमने देखा कि कमिटो पैटर्न होता है, नॉन कमिटो पैटर्न होता है। नॉन कमिटो की सिर्फ आपने नाम याद रखते हैं, ठीक है। सॉलिड पेपिलरी, माइक्रो पेपिलरी, ठीक है, और करीबरी फॉर्म। देन हमने पैरियर डिजीज ऑफ द ब्रेस्ट देखी कि उसमें अंडरलाइन डक्टल कार्सिनोमा इन साइटो होता है जो कि एक्सटेंड कर जाता है अप टू द सर्फेस ऑफ द निपल। देन अब हमने जो पढ़ना है ना, देन हमने इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा की टाइप्स पढ़ी थी, डिफरेंट ट्यूब्यूलर, म्यूसिनस, मेडुलरी, इन्फ्लेमेटरी। अब हमने पढ़ना है लोब्यूलर कार्सिनोमा इन साइटो एंड इन्वेसिव लोब्यूलर कार्सिनोमा। लोब्यूलर कार्सिनोमा इन साइटो अपने नाम से बता रहा है कि इसमें जो है वो सेल्स जो हैं विद इन लोब्यूल्स होंगे और इन्वेजन नहीं होगी बेसमेंट मेम्ब्रेन की, विद नो इन्वेजन ऑफ द बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये जो है ये अजीब सा कार्सिनोमा जो है होता है, इसमें ना तो कोई मैस प्रोड्यूस होता है और ना ही हमें कोई कैल्सिफिकेशन नज़र आती है। अब आप डिफरेंस चेक करें, ठीक है। हमने कहा था जो डक्टल कार्सिनोमा इन साइटो है उसमें हमें मैस तो नहीं नज़र आ रहा, लेकिन हमें मेमोग्राफी पे कैल्सिफिकेशन मिल रही थी, ठीक है। और इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा में हमें मैस भी मिल रहा था और हमें मेमोग्राफी भी हो रही थी, ठीक है। लेकिन इसमें लोब्यूलर कार्सिनोमा इन साइटो में ना तो कोई मैस नज़र आ रहा है और ना ही कोई कैल्सिफिकेशन नज़र आ रही है, ठीक है। और ये फिर हमें इसके लिए बायोप्सी करवानी पड़ती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि नॉर्मली हमारे पास क्या सेल्स क्या होते हैं, इस तरह ना वो एक दूसरे के साथ इस तरह यूं जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, एडहेरेंट होते हैं बाय मीन्स ऑफ अ प्रोटीन ईक एडहेरिन, ठीक है। ईक एडहेरिन होती है, वो इनको जोड़ के रखती है। तो जो कार्सिनोमा होता है ना लोब्यूलर वाला, लोब्यूलर कार्सिनोमा इन साइटू या लोब्यूलर इन्वेसिव कार्सिनोमा, इसमें क्या होता है कि ये ईक एडहेरिन जो होती है ना इसका लेक हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये डिस्को हिस्सिव सेल कोई यहाँ पे पड़ा है, कोई कहाँ यहाँ पूरा हुआ है, इस तरह होते हैं, ठीक है। and it is characterized by discohesive cell लेकिन ई के एडहेसिन प्रोटीन, ठीक है। और ये बाइलेटरल होते हैं, मल्टीफोकल होते हैं, मतलब जहाँ जगह जगह पे पड़े होते हैं, ठीक है। अब जो बात है इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, हम टमोक्सिफिन देते हैं, ठीक है, और फॉलोअप करवाते हैं। और ये अच्छी बात है कि लो रिस्क ऑफ प्रोग्रेशन टू इन्वेसिव कार्सिनोमा में ये कम ही जाते हैं, मोस्टली इन साइटो ही रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इन्वेसिव लोब्यूलर कार्सिनोमा। इन्वेसिव लोब्यूलर कार्सिनोमा जो है ये अब क्या होगा, ये इन्वेट कर जाएगा बेसमेंट मेम्ब्रेन को, ठीक है। सेल जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन को इन्वेट कर जाएंगे और ये सिंगल फाइल पैटर्न में अरेंज होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिंगल फाइल पैटर्न की तरह अरेंज होते हैं और इनकी जो मॉर्फोलॉजी होती है ना वो सिग्नल रिंग लाइक होती है, मतलब सिग्नल रिंग सेल्स नज़र आते हैं जिनका क्लियर साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। और इनमें क्या होता है, नो डक्ट फॉर्मेशन, कोई डक्ट फॉर्मेशन नहीं होती ड्यू टू लेक ऑफ ईक एडहेरिन की वजह से। ये देखें, ये आपको इन्वेसिव लोब्यूलर कार्सिनोमा दिखाया हुआ है, ये देखें ये हमें सिग्नल टाइप ऑफ सेल्स नज़र आ रहे हैं और ये सिंगल जो फाइल पैटर्न में ये देखें अरेंज हुए हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोग्नोस्टिक एंड प्रिडिक्टिव फैक्टर्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है। कौन कौन से प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स होते हैं। प्रोग्नोसिस जो होती है ना ब्रेस्ट कैंसर की, वो टीएनएम स्टेजिंग पे डिपेंड करती है, ठीक है। सबसे पहले मेटास्टेसिस जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है फैक्टर होता है। देन हमारे पास एक्सिलरी लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट जो होती है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। लेकिन जो मेटास्टेसिस होती है पेशेंट उससे पहले ही आ जाता है, मेटास्टेसिस होने से पहले पेशेंट को लम्प फील होता है, ठीक है, ब्रेस्ट में, तो वो मेटास्टेसिस होने से पहले ही आ जाता है। मेटास्टेसिस का मतलब क्या है कि ब्रेस्ट कैंसर और कहाँ कहाँ किस जगह पर चला गया, ठीक है। तो मोस्टली पेशेंट जो हैं वो मेटास्टेसिस होने से पहले ही आ जाते हैं। देन स्प्रेड टू एक्सिलरी लिम्फ नोड इज़ द मोस्ट यूजफुल प्रोग्नोस्टिक फैक्टर होता है, क्योंकि जो पेशेंट्स आते हैं ना तो वो यही देख के आते हैं, उन्हें ये लगता है कि हमारे जो है ना एक्सिलरी लिम्फ नोड में हमें कोई लम्प फील हो रहा है, हमें इससे कोई गिल्टी सी फील हो रही है, ठीक है। तो ये उनकी कंप्लेन होती है ज़्यादातर। तो सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी जो है हम करते हैं। सेंटिनल लिम्फ नोड कौन सा होता है, फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास ब्रेस्ट है और ये एक्सिलरी लिम्फ नोड है, तो ब्रेस्ट कार्सिनोमा जब पहले नोड पे जाएगा ना तो उसको हम पहले लिम्फ नोड को इन्वॉल्व करेगा उसको हम सेंटिनल लिम्फ नोड बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी हम बायोप्सी करवाते हैं। तो ये इसके प्रोग्नोस्टिक फैक्टर हो गए, ठीक है। कि प्रोग्नोस्टिक फैक्टर हम इसलिए देखते हैं कि हम स्टेजिंग कर सकें कैंसर की, वो किस स्टेज पे है, फर्स्ट स्टेज पे है, सेकंड स्टेज पे है, या फिर उसने कितने नंबर ऑफ लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व कर लिए हैं, ठीक है, या उसकी मेटास्टेसिस हुई है या नहीं हुई। लेकिन जो प्रिडिक्टिव फैक्टर्स होते हैं ना वो हम रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट प्रेडिक्ट करते हैं, रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट।
अब इसमें क्या आते हैं, अच्छा जो हमारी ब्रेस्ट होती है ना उसमें हमारे पास 3 तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। एस्ट्रोजन रिसेप्टर होता है, एस्ट्रोजन रिसेप्टर होता है, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन जो है रिसेप्टर होता है, और HER2 न्यू भी होते हैं, ठीक है। HER2 न्यू, ठीक है। इसी तरह अगर कैंसर सेल्स की बात करें तो उनमें भी ये 3 तरह के रिसेप्टर्स जो हैं वो हमें नज़र आते हैं। तो हम फिर ट्रीटमेंट कैसे करते हैं कि जो होता है ना एस्ट्रोजन रिसेप्टर हम देखते हैं, प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर HER2 न्यू एम्पलीफिकेशन है कोई, ठीक है। अगर तो कैंसर सेल्स ऐसे हैं जिनके ऊपर एस्ट्रोजन जो है वो रिसेप्टर है तो हम एंटी एस्ट्रोजन थेरेपी दे देंगे, ठीक है। अगर उनके ऊपर एस्ट्रोजन है तो हम एंटी एस्ट्रोजन दे देंगे। अगर उनके पास प्रोजेस्टेरोन पॉजिटिव है अगर कैंसर सेल्स, तो हम एंटी प्रोजेस्टेरोन दे देंगे जो उस कैंसर सेल्स को जाके ख़त्म कर देगी, ठीक है। तो हमारा कैंसर सेल्स जो है वो मर जाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास HER2 है, ठीक है, एस्ट्रोजन भी नहीं है, प्रोजेस्टेरोन भी नहीं है, HER2 है, तो फिर हम जो है वो उनको वो वाला ट्रीटमेंट देते हैं कि वो जाके HER2 जो है रिसेप्टर्स उनको जाके अटैक करें, ठीक है। ये हम पढ़ लेते हैं यहाँ से। ओके, प्रेजेंस ऑफ ER एंड PR इज एसोसिएटेड विद रिस्पॉन्स टू एंटी एस्ट्रोजेनिक एजेंट्स, ठीक है। टमॉक्सिफिन देते हैं, मतलब वो वाले कैंसर जिन जो ER पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, एस्ट्रोजन रिसेप्टर पॉजिटिव होते हैं, या फिर प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर पॉजिटिव होते हैं, तो उनको हम क्या देते हैं, उनको हम एंटी एस्ट्रोजन जो है टमॉक्सिफिन देते हैं। वो जाके इन रिसेप्टर्स के ऊपर अटैक करती है, इनको ख़त्म कर देती है, इनको मार देती है, तो कैंसर सेल्स मर जाते हैं और हमारा जो है वो ट्रीटमेंट हो जाता है, ठीक है। जो HER2 न्यू पॉजिटिव होता है ना वो उनको हम ट्रस्टुज़ुमाब देते हैं, ठीक है, हर्सेप्टिन, ठीक है। वो जाके HER2 रिसेप्टर के ऊपर अटैक करेगी और कैंसर सेल्स को ख़त्म कर देगी। इसी तरह हमारे पास ट्रिपल नेगेटिव होता है, मतलब उनके ऊपर ना HER2 है, ना उनके ऊपर ER है, ना उनके ऊपर प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर है, ना ही उनके ऊपर एस्ट्रोजन रिसेप्टर है। तो ये क्या होंगे, इनका फिर बहुत पुअर प्रोग्नोसिस हो गया। अब हम उनको ना तो हम उनको टमॉक्सिफिन दे ही जाएँ और उनको हम ट्रस्टुज़ुमाब भी दिए जाएँ, तो उनको क्या होगा, उनके ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि उनके ऊपर तो ये रिसेप्टर्स ही नहीं है कैंसर सेल्स के ऊपर, ना एस्ट्रोजन रिसेप्टर है, ना प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर है, ना ही HER2 जो है रिसेप्टर है, तो उन पे फिर क्या असर होगा उस मेडिसिन का, ठीक है। तो इसका पुअर प्रोग्नोसिस होता है जो ट्रिपल नेगेटिव होते हैं, और ये अफ्रीकन अमेरिकन वूमेन में ज़्यादातर होते हैं।